और सास। मास्टर दीनानाथ एक सुखी संपन्न परिवार के मुखिया थे। पूरे गांव में उनके व्यवहार और आदर्शों के चर्चे थे। उनके घर में उनकी पत्नी, 2 बेटे, एक बहू और एक नाती था। माँ जी, मैंने दाल चावल बना दिए हैं, आप बस सब्जियां और रोटियां बना लीजिएगा। मैं चिंटू का होमवर्क करवाने जा रही हूँ। ठीक है बहू, जरा जल्दी करना, उमेश कॉलेज से आने ही वाला है। जी माँ जी। चिंटू इधर आ, चल मुझे ABCD लिख के दिखा, स्मॉल वाली। इतना कह के वो कमरे में चली गई। अब मेरे देवता भी नहीं जाने वाले, मैं तो आराम से टिकटॉक बनाऊंगी, बिंदास। तभी उमेश भी आ जाता है। माँ, खाना बना क्या? हाँ, बस रोटियां सेक रही हूँ। भाभी कहाँ है? चिंटू को पढ़ा रही है, मैं लगाती हूँ ना खाना, बस 5 मिनट रुक जा। ठीक है माँ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ये बातचीत घर का बड़ा बेटा दिवाकर सुन रहा था। वो अपने कमरे में गया। रत्ना, ये क्या है? क्या क्या है? तुम मोबाइल चला रही हो, पहले खाना बनाना चाहिए ना। खाना तो बना के आई हूँ, अब क्या पूरे दिन चूल्हे में ही घुसी रहूं? अगर बना कर आई हो तो माँ रोटियां क्यों बना रही हैं? अच्छा, अब समझी। सिखाए पूत दरबार में हाजिर। मतलब कि माँ जी ने आपको भड़काया है। रत्ना, माँ ने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद देखा है। मालूम है। घर की बहू आराम से मोबाइल चलाए और बुजुर्ग माँ खाना बनाए, ये शोभा देता है क्या? अरे इतनी भी बुरी नहीं है, 4 रोटी ही तो सेकी है। मेरी दादी अभी तक पूरे घर का काम करती है। ओह, अब समझा, तो ये तुम्हारी खानदानी परंपरा है। सुनो जी, खानदान पर मत जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। तुमसे बात करने से अच्छा दीवार पे सर मार लूं। हाँ, मारो ना। तभी माँ की आवाज आती है। दिवाकर बेटा, तू भी खाना खा ले। आया माँ। थोड़ी देर बाद सब खाना खा के उठते हैं। अरे, आपने बर्तन क्यों मांज लिए? मैं तो करने ही वाली थी। तो क्या हुआ बेटा, चलो अब तुम भी खाना खा लो। खाना खाकर रत्ना फिर कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और कुछ दिन बाद। माँ जी, क्या हुआ? आप उठी नहीं अब तक? रोज तो अब तक झाड़ू पोछा भी हो जाता था। तबीयत ठीक नहीं लग रही। सब समझती हूँ, काम न करने के बहाने हैं सब। कुछ कहा बहू? हाँ? नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए। आज तो रत्ना को ही पूरा काम करना पड़ा। वो आराम कर रही थी कि दीनानाथ जी ने आवाज लगाई। अरे बहू, घर का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। जी बाबूजी। शाम को दीनानाथ जी अखबार पढ़ रहे थे। अब बहू, एक गिलास पानी तो देना। ये लीजिए। क्या कहा डॉक्टर ने? पीलिया बताया है, कहा है ज्यादा बढ़ गया है, 1 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। मन ही मन रत्ना सोचती है, हाय, अब तो मैं मर ही जाऊंगी काम कर करके। बस उसी दिन से रत्ना ने दिवाकर के कान भरना शुरू कर दिया। आज सुबह से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। हे भगवान, मेरी कमर। हाँ, इस समय तुम फिरकी बनी हुई हो। अच्छा, तो पहले क्या मैं पड़ी पड़ी खाती थी? मेरा वो मतलब नहीं है रत्ना। मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ जी, तुम्हें मेरी फिक्र ही कहाँ है। अरे भगवान, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लाओ, मैं मालिश कर देता हूँ। अगर ऐसी बात नहीं है
तो अलग क्यों नहीं हो जाते? माँ की तबीयत ठीक होने दो, फिर देखता हूँ। कुछ दिनों बाद रत्ना वही बात छेड़ती है। अब तो माँ जी की तबीयत ठीक है ना, बात कीजिए तो। उमेश की शादी के बाद देखते हैं। नहीं, अभी बात कीजिए, मेरे भी कुछ अरमान हैं। यहाँ तो सिर्फ काम वाली बाई बनाकर रखा है। ठीक है बाबा, आज ही करता हूँ बात। शाम को दिवाकर हिम्मत करके माँ बाबूजी के पास जाता है। माँ, बाबूजी। हाँ बेटा, बोलो। वो बोलो बेटा। माँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं, रत्ना, मेरा मतलब इस समय काम कुछ ज्यादा है तो। समझ गई बेटा, तुम लोग अलग रहना चाहते हो। पर माँ, रहेंगे तो यहीं। तुम्हें अलग होना है तो हो जाओ। वैसे भी जो पोर्शन किराए पर देते हैं अभी खाली पड़ा है, तो तुम वहीं रहो। लेकिन तुम अब मेरे लिए सिर्फ एक पड़ोसी हो। मैंने सब सुन लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। अब कम से कम अपनी जिंदगी तो जी सकूंगी। उसी दिन से वे बाबूजी के कहे अनुसार घर के दूसरे हिस्से में रहने लगते हैं। सुबह होते ही, सुनो, आप इस लिस्ट में लिखा सामान ले आइए, मैं चिंटू को ट्यूशन से ले आती हूँ। अब दिवाकर सुबह ड्यूटी पर चला जाता और चिंटू को स्कूल छोड़ने, लाने, खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सारे काम रत्ना को अकेले ही करने पड़ते हैं। छुट्टी का दिन था। चलो खाना खा लो सब लोग। मम्मी, आज फिर से दाल चावल, मुझे रोटी चाहिए। हाँ यार, रोज यही बना देती हो। हे राम, तुम लोगों को खाने की पड़ी है, यहाँ मर गई। पहले तो कितना कभी नहीं थकती थी मैं। हाँ, क्योंकि पहले चिंटू को लाना ले जाना बाबूजी की जिम्मेदारी थी। काम में भी माँ हाथ बटाती थी। खाली समय में चिंटू उमेश के साथ होता था, पर तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं था। तुम तो बस रहने ही दो, हर वक्त मुझे कोसते रहते हो। चलो अब मुझे महीने का हिसाब बनाने दो। दूध का 1500, अखबार का 500, डिश टीवी का 1000, किराना 10,000, चिंटू की स्कूल फीस 3500, ट्यूशन फीस 1500, आरओ पानी की बोतल 1500, सब्जी 3000, बिजली बिल 2500। हे भगवान, 25,000! हाँ, जबकि बहुत से खर्च जोड़े नहीं तुमने। जैसे पेट्रोल, घूमना फिरना, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े लत्ते, आए दिन चाट, कुल्फी, पकौड़ी, दवाई वगैरह। पहले इन सब की कोई चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि बाबूजी भी कुछ पैसे मिला देते थे। कुछ दिन बाद अकेले सारा काम और जिम्मेदारी के चलते रत्ना बीमार हो गई। एक दिन कपड़े फैलाते समय, चिंटू आज स्कूल नहीं गया, छुट्टी है क्या? नहीं दादी, मम्मी की तबीयत खराब है। पापा भी बिना नाश्ता किए ही चले गए। अरे आजा बेटा, तू पहले खाना खा ले। चिंटू बड़े चाव से जाता है और दादी के हाथ का खाना खाता है। बहुत अच्छा खाना था दादी। अच्छा मुआ मेरा प्यारा बच्चा। ये ले, ये खिचड़ी अपनी माँ को दिया। दादी ये तो बहुत गर्म है। अच्छा ठीक है, तू रहने दे, मैं ही दे आती हूँ। रत्ना के घर जाकर वे देखती हैं कि पूरे घर में कपड़े, जूठे बर्तन, जूते, चप्पल फैले हुए हैं। अरे घर का क्या हाल बना रखा है बहू। अरे माँ जी, आप आइए ना, बैठिए। बैठी रहे, पहले ये खिचड़ी खा, तब तक मैं घर ठीक कर देती हूँ। 1 घंटे में ही घर चमकने लगा। ला बर्तन दे, शाम को सबके लिए खाना भेज दूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको गलत समझा। ये कहते हुए वो सासू माँ के पैर पकड़ लेती है। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही तो होती है, और तू तो मेरी बहू है। तब तक दिवाकर भी ड्यूटी से लौट आया।
पर यहाँ का माहौल देखकर छुप कर देखने लगा। पत्नी को बहुत देर से गायब देख दीनानाथ जी भी उसे बुलाने आए हुए थे। माँ बाबूजी को घर पर न देखकर उमेश भी वहीं आ गया और अंदर का नजारा देख वहीं खड़े हो गए। सासू बहू का भरत मिलाप हो गया। हमें माफ कर दीजिए। बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कहते हैं। वैसे तो उनके अपने घर में ही 2 वक्त का खाना पूरा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी श्याम हर रोज किसी न किसी नए मेहमान को दोपहर के खाने पर घर ले आता है। एक दिन राधा कहती है, ये क्या है जी, जब आपको पता है कि हमारे पास अपना पेट भरने तक का खाना पूरा नहीं होता, फिर क्यों रोज किसी न किसी नए मेहमान को घर लेकर आ जाते हो? ऐसे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। मेहमानों को खिलाना पुण्य का काम होता है, इससे भगवान खुश होते हैं। तुम क्यों उसके बीच में आकर पाप की भागीदारी बन रही हो? दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, समझी? इसी तरह राधा बहुत बार श्याम को समझाने की कोशिश करती है, पर वो हर बार एक ही बात बोलकर उसे चुप करा देता है। इन्हें समझाना तो बेकार है, मुझे ही कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे मेहमान अपने आप ही यहां आना बंद कर दे। राधा तरकीब सोचने में लग जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह श्याम बिना कुछ बताए जल्दी घर से निकल जाता है और राधा अपने काम में लग जाती है। कुछ घंटों बाद श्याम अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आता है। सुनो राधा, आज दोपहर के लिए 3 मेहमानों का खाना बनाकर रखना, और याद रखना उनकी खातिर में कोई कमी ना हो। श्याम की बात पर राधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन दोस्त के साथ होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। घर में तो ठीक तरह से 2 लोगों के खाने लायक तक दाल चावल नहीं है और इन्हें मेहमान बुलाने हैं। बस अपना अपना बोलते हैं, दूसरे की तो कभी सुननी ही नहीं है। क्या करूं मैं? राधा क्या करूं क्या नहीं की उलझन में फंसी ही होती है कि उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, जिस पर वो श्याम और उसके दोस्त के घर से बाहर जाते ही रसोई में से सिलबट्टा निकाल कर लाती है। अब मुझे मेरे ये साथी ही इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। राधा सिलबट्टे पर रोली, चावल और हल्दी डालकर उसे मेहमानों के बैठने की जगह पर ले जाकर रख देती है। कुछ ही देर में वो तीनों मेहमान भी घर पहुंच जाते हैं। आइए जी, पधारिए, हमें आपका ही इंतजार था। जी शुक्रिया। श्याम भाई कहाँ हैं? वो ना बस आते ही होंगे, तब तक आप बैठिए ना। जैसे ही वो तीनों अपनी जगह पर बैठते हैं तो सामने पूजा किए सिलबट्टे को रखा देख असमंजस में पड़ जाते हैं। और बहन, ये सिलबट्टे की पूजा कर इसे यहाँ क्यों रखा है? क्या ये आपके यहाँ का कोई रिवाज है? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे पति की मन्नत है, इसलिए पूजा की है। हैं? सिलबट्टे पर कैसी मन्नत? मेरे पति ने मन्नत ली है कि वो अपने मेहमानों को खाना परोसने से पहले इस सिलबट्टे से 3 बार उनके सिर पर मारेंगे। राधा की ये बात सुन तीनों मेहमानों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है, जिसे देख राधा मन ही मन हंसती हुई उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, ज्यादा तेज नहीं मारेंगे, बस 3 बार जरा सी थपकी। और ये सुनते ही तीनों मेहमान डर से कांपते हुए तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। अरे अरे, आप सब उठ क्यों गए? मेरे पति बस आते ही होंगे, फिर सब साथ में खाना खाइएगा। अरे जी नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। ये कहकर तीनों मेहमान बिना एक पल की और देरी किए घर से बाहर भाग जाते हैं, जिन्हें जाते हुए घर के अंदर आता श्याम देख लेता है। अरे वाह राधा, उन तीनों मेहमानों ने तो बड़ी जल्दी खाना खा लिया। नहीं ना, बिना खाए ही चले गए। अरे वो क्यों? क्योंकि वो खाने से पहले मुझसे ये सिलबट्टा मांग रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि मेरी माँ ने दिया है, मैं नहीं दे सकती, बस फिर वैसे ही चले गए। राधा की बात सुन श्याम गुस्से से लाल होकर उस पर चिल्लाने लगता है। तुम पागल हो क्या? मेहमान को नाराज कर दिया। मेहमान जो मांगे उन्हें वो देना हमारा फर्ज है। इतनी सी बात तुम्हें कब समझ में आएगी?
मैं अभी उन्हें ये सिलबट्टा देकर वापस घर में ले आता हूं, तुम खाना तैयार रखना। अब श्याम सिलबट्टा उठाए घर से बाहर निकल जाता है और मेहमानों को ढूंढना शुरू कर देता है, जो उसे पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। श्याम उनके पास पहुंचने ही वाला होता है कि वो उसे सिलबट्टे के साथ आता देख दोबारा भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर श्याम भी उनके पीछे भागने लगता है। अरे रुको, मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूं। अरे आप लोग रुको तो सही। अरे भाई ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। अरे जुबान कम और पैर तेज चलाओ। वो तीनों पिटाई के डर से और ज्यादा तेज भागने लगते हैं। इसी तरह तीनों मेहमान आगे आगे और श्याम सिलबट्टे के साथ उनके पीछे पीछे पूरे गांव में घूमते हैं, जिससे धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि श्याम दयालु और उदार इंसान तो है, लेकिन अब से वो किसी की भी मेहमान नवाजी से पहले सिलबट्टे से 3 बार उसके सिर पर मारेगा, जिसके प्रभाव से अब लोग उसके घर खाने पर आना बंद कर देते हैं। मैं तो उन्हें सिलबट्टा देने जा रहा था और लोगों को लगा कि मैं मार रहा हूं। कितना बड़ा बेवकूफ हूं। अब मेरी ही वजह से कोई यहां खाने पर आने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह राधा अपनी होशियारी और सिलबट्टे की मदद से श्याम के मेहमानों वाली आदत से छुटकारा भी पा लेती है और घर की शांति भी भंग नहीं होती। जरूरी नहीं कि हर जंग हथियार से ही लड़ी जाए, कुछ के लिए सिर्फ दिमागी चाल ही काफी होती है। और अगर शांति के साथ अच्छे से दिमाग लगाकर सोचा जाए तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान मिल